हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे यूपी आरओ 2023 के लिए प्राचीन भारत पढ़ रहे थे हम लोग, एंशियंट हिस्ट्री को, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही ध्यान में रख के बनाए गए हैं। और ये टॉपर्स की कॉपी है जिससे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो आरओ का जो प्रीलिम्स होता है और जो मेंस होता है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। बस फ़र्क क्या होता है कि आपका जो प्रीलिम्स में होता है उसमें बेसिक फैक्ट पूछ लिए जाते हैं और थोड़े से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जबकि मेंस में क्या होता है, आपके एनालिटिक पावर को देखा जाता है, थोड़ा और डीप स्टडी करके पूछा जाता है प्रश्नों को, और कुछ कंसिक्वेंसेस के साथ घटनाओं को जोड़ते हुए आपको प्रश्न दिए जाते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है टॉपर्स कॉपी के द्वारा। इसीलिए आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो ये रहा हमारा टॉपिक और हमारा आज का टॉपिक रहेगा हड़प्पा की सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता 2350 बीसी से लेके 1750। तो आप देखेंगे लगभग जो है कि 600 ईस्वी तक जो है कि ये व्यवस्था चली। लगभग कितनी चली? लगभग 600 के आसपास जो है कि इसमें ड्यूरेशन रहा। और हड़प्पा सभ्यता क्यों इसका नाम पड़ा हड़प्पा? क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, जब इसकी खोज की जा रही थी कुछ ऐसी सभ्यता का, तो सबसे पहला जो स्थल मिला था वो हमें मिला था हड़प्पा, और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और बात करते हैं कि अगर हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो ये मुख्य रूप से मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सारी के सारे शहर या सारे के सारे जो स्थल मिले हैं वो केवल सिंधु पे नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से सिंधु नदी पर सबसे अधिक जो है कि प्रमुख स्थल मिले हैं। चाहे फिर वो आपका मोहनजोदड़ो क्यों ना हो, ये प्रमुख स्थल और साथ ही साथ अधिकतम जो स्थल हमें प्राप्त हुए सिंधु नदी के तट के आसपास मिले हैं। इसीलिए इसको हम लोग सिंधु नदी या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और दूसरा हम इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज हड़प्पा शहर के रूप में की गई थी। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे। क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स में, और क्या इससे मेंस में जो प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हेडिंग को कवर करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। तो आप बताएंगे कि सर हड़प्पा सभ्यता में जो है कि मातृ देवी की पूजा देखने को मिलती है, या प्राकृतिक पूजा देखने को मिलती है, नगरीकरण की व्यवस्था देखने को मिलती है, शहरीकरण व्यवस्था देखने को मिलती है, जलाशय की उत्तम व्यवस्था देखने को मिली, स्वच्छता का विकास देखने को मिला। बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ आप कहेंगे कि सर कांस्य धातु का इसमें प्रयोग होता था, जो तांबा और टिन दोनों को मिलाकर उसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन हम यहाँ पे मुख्य रूप से पहले 3 प्रणाली को देखेंगे, 3 विशेषताओं को, और उसके बाद हम इसको अलग अलग पॉइंट में समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे ये कृषि पद्धति को अपनाते थे, नगरीकरण कैसा था इनका, जिससे आज हम वर्तमान में बढ़ती हुई शहरीकरण और नगरीकरण की समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं का समाधान खोज सकें। क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में बताया था, इतिहास का अर्थ होता है अपने अतीत का अध्ययन करना और आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान खोजना। इतिहास में जो गलतियां हुई या इतिहास में जो विचार दिए गए, जो समाधान दिए गए, उसका प्रयोग करना नए तरीके से, नई चुनौतियों के लिए। यही तो हमारा इतिहास होता है। तो हमें यह समझना है, इसीलिए हम इसकी डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो बात करते हैं पहली विशेषता पे। पहली क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या है? तो हम देखते हैं यहाँ पे कांस्य युगीन सभ्यता। अच्छा, कांस्य क्या थी? एक धातु थी जो मुख्य रूप से तांबा और टिन से मिलकर बनती है। किससे मिलती है? तांबा और टिन। और मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, मतलब इससे पिछली क्लास में, कि तांबे का प्रयोग नवपाषाण युग में शुरू हो गया था। तो हमने एक सभ्यता पढ़ी थी ताम्र पाषाण। ताम्र मतलब तांबा था और साथ में पाषाण का मतलब पत्थर। तो नवपाषाण से हम निकलते हुए तांबे की सभ्यता की ओर बढ़ रहे थे, जिसे हमने ताम्र पाषाण युग का नाम दिया था। और आगे चल के हड़प्पा वासियों ने तांबे को टिन के साथ मिलाकर एक नई धातु का विकास किया, जिसको हम लोग कांस्य युगीन के रूप में जानते हैं, यानी कांस्य धातु का। तो इसे भी हम कांस्य युगीन सभ्यता कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। हड़प्पा स्थल के मिलने की वजह से, सिंधु नदी के आसपास विकसित होने की वजह से इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग नाम से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी वो थी नगरीकृत सभ्यता। और देखा जाए तो ये सबसे पहली नगरीकृत सभ्यता थी।
क्यों पहली थी? क्योंकि जब पाषाण युग हुआ करता था तो पाषाण युग में सामान्यतः लोग क्या करते, शिकारी जीवन जीते थे, जो हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल में। फिर मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत शिकारी जीवन और जिया जा रहा था, लेकिन नव पाषाण आते आते जब कृषि का विकास हुआ, ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ, स्थायी निवास का विकास हुआ, तो गांव की पद्धति देखने को मिल रही थी, न कि शहर की। तो पहली बार हुआ कि ग्रामीण बस्ती से कन्वर्ट होकर लोग किस में आ गए? आपको मैंने पढ़ाया था ताम्रपाषाण संस्कृति में, जिसमें आपको बनास संस्कृति पढ़ाई थी, जो कि ग्रामीण संस्कृति थी राजस्थान की, जिसमें आपका आहार, गिलुंद, ये सब छोटे छोटे गांव थे। वहीं मैंने आपको मालवा संस्कृति पढ़ाई थी मध्य प्रदेश की, उसके बाद जोरवे संस्कृति पढ़ाई थी महाराष्ट्र की, जिसमें दैमाबाद, इनाम गांव, ये सभी ग्रामीण बस्तियां थी दोस्तों। तो ताम्रपाषाण सभ्यता से जब हम आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की ओर आते हैं, तो हमें तांबा और टिन धातु का प्रयोग करते हुए नगरीकृत सभ्यता देखने को मिलती है। अब बात आती है कि सर ऐसा क्या था कि हम ग्रामीण से सीधे नगर का नाम देने लगे? तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप शहर किसे कहोगे और गांव किसे कहोगे? तो आपके जुबान पे 3-4 पॉइंट निकल के आएंगे। पहला कि सर शहरों में ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था होती है, गांव में थोड़ी कम होती है, पहला अंतर। अगर मैं आपसे पूछूं अंतर कि ग्रामीण व्यवस्था और नगर की व्यवस्था में अंतर बताइए, यानी आप यहाँ पे समझिएगा कि हड़प्पा वासी अपनी पिछली सभ्यताओं से, जो आपकी ताम्रपाषाणिक थी या पाषाणिक युग की सभ्यता थी जो ग्रामीण थी, उसमें और हड़प्पा वासियों में क्या मुख्य अंतर था? अब देखिए, इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं ना, इस तरीके से आप एनालिसिस करके नोट्स को पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होगे। स्टेटमेंट वाइज जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप समझ पाओगे कि हाँ, मैंने क्लास में ऐसा पढ़ा था, नोट्स में ऐसा पढ़ा था, तो इसका अर्थ यह निकल रहा है, इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए। यही होता है थोड़ा एक अच्छा मेथड पढ़ना। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जा रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। आइए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैंने आपसे क्या पूछा, नगर और गांव में अंतर। तो आप कहोगे सर कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी होती है। तो भाई हड़प्पा सभ्यता में ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आप लोथल में, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पे लोथल में आपको क्या देखने को मिलता है? डॉकयार्ड देखने को मिलता है, यानी ईरान और फारस की खाड़ी से व्यापार होने के प्रमाण मिलते हैं हमें, मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापार होने के प्रमाण मिलते हैं। वहीं हम अफगानिस्तान से व्यापार देखते हैं, और जो है कि अफगानिस्तान के और पीछे आप जाएंगे ईरान वगैरह शहरों में, मध्य एशिया के देशों में भी हमें व्यापार देखने को मिलता है। तो व्यापार करने के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का विकास किया गया, तो नगर की व्यवस्था देखने को मिली। नगर में एक अच्छी हेल्थ व्यवस्था देखने को मिलती है, स्वच्छता का प्रमाण देखने को मिलता है, जल की व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन गांव में क्या होता है? जल की व्यवस्था कमजोर होती है। एक कुआं रहेगा जिस पे आधा गांव निर्भर रहेगा। एक गांव में 2 कुएं या 3 कुएं देखने को पहले मिलते थे। मैं आज के गांव की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने जमाने के गांव की बात कर रहा हूं, जिसमें आपके दादा बाबा लोग रहते थे, बुजुर्ग रहते थे। तो आप पूछोगे तो आपके गांव में 3 से 4 कुएं होंगे, और पूरा गांव उस कुएं पर निर्भर रहता था पानी के लिए। आज तो गांव में हर घरों में आरओ वाटर चल रहे हैं, समरसेबल हैं, पंपिंग सेट हैं, सारी व्यवस्था है। लेकिन आप देखिए कि नगर और गांव में अंतर कहाँ भी देखने को मिला। आप किस व्यवस्था को नगरी कहेंगे? आप हड़प्पा को अगर नगरी कह रहे हैं तो क्यों? केवल आपने बस किताब में पढ़ लिया, आर.एस. शर्मा की किताब में पढ़ लिया, के.सी. श्रीवास्तव की किताब में पढ़ लिया, तो इसलिए केवल नगरी कहोगे, या उसकी कुछ बेसिक विशेषताएं भी पता होंगी? तो आप इस तरीके से कहोगे कि हड़प्पा में ये सारी विशेषताएं हमें देखने को मिली, इसीलिए हमने इसको नगरीकृत किया। दूसरी बात, गांव में आज भी हम व्यापार करते हैं तो गेहूं के बदले चावल ले लेते हैं, या गांव में जब कोई छोटा छोटा जो फेरी वाले या ठेले वाले कोई जब सामान बेचने आते हैं, मुझे अपना आज भी याद है कि जब मैं छोटा था, नानी घर जाता था या घर पे, तो आइसक्रीम वाले जो आते तो हम लोग गेहूं के बदले ले लेते थे। तो ये बार्टर व्यापार होता है। लेकिन शहरों में क्या होता है? मुद्रा चलती है। शहरों में रुपए के माध्यम से आप कोई सामान खरीदते हो, तो ये व्यवस्था हड़प्पा में भी देखने को मिलती है। हमें आयताकार जो है कि मोहरें देखने को मिलेंगी, वर्गाकार मोहर देखने को मिलेंगी, ये सब मैं आगे डील करूंगा आपको। तो ये थे नगरी सभ्यता के कुछ प्रमाण, इसीलिए हड़प्पा को नगरी सभ्यता कहा गया। ग्रामीण सभ्यता से अलग अंतर क्या थे मैंने बताया आपको। अब हम तीसरे विकास की ओर चलेंगे। तीसरी विशेषता जो कि जल निकास प्रणाली और जल संरक्षण प्रणाली से युक्त सभ्यता थी। आज जलवायु परिवर्तन में जल की इतनी कमी हो रही है, भौम जल सूखता जा रहा है, नदियों का पानी प्रदूषित होता जा रहा है, समुद्र में खारापन बढ़ता जा रहा है, मछलियां मर रही हैं, तो क्यों आज लगातार सरकार और दुनिया के द्वारा जल को बचाने की प्रवृत्ति देखी जा रही है? और क्यों आप देखोगे, इसको आप जोड़ सकते हो कि भारत सरकार के द्वारा एक अमृत सरोवर योजना चलाई गई। पूरे भारत का सबसे पहला अमृत सरोवर रामपुर यूपी में खोला गया, और सबसे नंबर 1 पे भी यूपी में ही सबसे अधिक आपके जो सरोवर हैं इसको खोले जा रहे हैं। तो
तो ये क्या है, एक तरीके से बारिश के पानी का संचय करना है ताकि जल की कमी ना हो सके। कहने का मतलब हो गया जल संरक्षण की तकनीक देखने को मिल रही है आज। लेकिन इस तकनीक का अगर हम ऐतिहासिक पहलू देखें तो हमें देखने को कि हड़प्पावासी जो हमारे हजारों साल पूर्वज थे, उन्होंने पहले ही इस तकनीक का इजाद किया क्योंकि उन्हें पानी का महत्व पता था। इसीलिए हमें इससे सीख मिलती है कि भविष्य में हमें पानी को बचाना कितना जरूरी है और किस तरीके से। तो आप धौलीवीरा जो जगह है धौलावीरा, वहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के जलाशयों का निर्माण देखेंगे जिन्हें हम तालाब कहते हैं, और आज हम इन्हीं का नाम क्या देते हैं, सरोवर कहते हैं। अमृत सरोवर इसका नाम दे दिया गया। तो कहने का मतलब इसके प्रमाण आप देख सकते हो। और यही होता है जब यूपीपीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग आप कर रहे हो तो आपको यहाँ से कनेक्ट करने को मिलता है कि वर्तमान में अमृत सरोवर का जो पृष्ठभूमि है वो हड़प्पा के जलाशयों से संबंधित है। आप इस तरीके से लिखेंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि भाई आपने मॉडर्न जो आज की करंट अफेयर्स है आपने उसको ऐतिहासिक पहलू से जोड़ दिया। यानी स्टूडेंट को पूरी जानकारी है किस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करना है। तो यही होती है आपके एक स्मार्टली पढ़ने के तरीके। तो ये 2-3 चीज़ें हमने मेन देखी विशेषता। अब हम आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण काल के समकालीन दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देगी भाई। ताम्रपाषाण कालीन जहाँ आहार, बनास और आपका जो जोरवे संस्कृति थी, जो ग्रामीण संस्कृति के रूप में विकसित हो रही थी, वो धीरे धीरे जो है कि हड़प्पा के समकालीन थी और हड़प्पा शहरीकृत हो रही थी। क्योंकि ताम्रपाषाण सभ्यता में जो कमी थी उन कमियों को दूर करते हुए नागरिक सभ्यता का विकास किया जा रहा था हड़प्पा वासियों के द्वारा। तो ये उसके समकालीन थी। अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी, तांबा, कांसा, लोहा या सोना। तो देखिए लोहा और सोना दोनों ही काट दीजिए, क्योंकि लोहे का तो सबसे पहले प्रयोग वैदिक युग में यानी महाजनपद काल में देखने को मिलता है। लोहा काट दीजिए, सोना काट दीजिए। बात आएगी कांसे की। आप कहोगे सर हड़प्पा वासी कांसे का प्रयोग करते थे जिसमें तांबा और टिन मिलाते थे, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा है कि कांसे का सर्वाधिक प्रयोग करते थे, क्योंकि सबसे अधिक वो तांबे का ही प्रयोग करते थे। क्योंकि तांबे का प्रयोग करते थे टिन के साथ, तब जाके कांसा मिलता था, लेकिन मुख्य रूप से तो वो तांबे का प्रयोग कर रहे थे। इसीलिए आपका आंसर हो जाना चाहिए तांबा। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे फोकस किया जा रहा है सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला। और ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपके दिमाग में रटा रहता है कांसा, और आप कांसा लगा के आ जाओगे और वो हो जाएगा गलत। कांसा धातु जरूर बनाते थे लेकिन अधिक मात्रा में बनाते थे, ये उसके कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। केवल अप्रमाण मिले हैं तांबे के। तो तांबा जो है कि इंपॉर्टेंट। फिर अब हम आते हैं नगरी की सभ्यता में। तो देखते हैं नगरी की सभ्यता कैसे थी। तो मैंने अभी आपको बताया भी कि नगरों में आप एक और विशेषता जोड़ लो कि बड़े बड़े भवन देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े जो है कि महल देखने को मिलते हैं, यानी 2 मंजिला 3 मंजिला घर देखने को मिलते हैं। गांव में क्या होता है, एक घर रहेगा, उसके चारों तरफ खेत खलिहान रहेगा, 1-2 पेड़ रहेंगे, उसी पेड़ के नीचे पूरा परिवार हंसता खेलता अपना जीवन बिताता है। तो गाँव और शहरों में ये अंतर देखने को मिला। तो इसी तरीके से नगरी की सभ्यता में नगरों का विकास हुआ। विकसित नगर निर्माण को दर्शाता है जो कि, और नगर विन्यास। अब ये ध्यान देना, नगर विन्यास यानी कि ग्रिड पद्धति। आपने पढ़ा होगा कि चंडीगढ़ हमारा सबसे स्मार्टली जो है कि नगर विन्यास का शहर माना जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ या आप देख सकते हो नोएडा को देख सकते हो, इनको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप किया गया है कि कौन सी सड़क कहाँ से निकलेगी, कौन सा सेक्टर कहाँ बनेगा, कौन सी कॉलोनी कहाँ बनेगी, कौन से मॉल कहाँ होंगे, कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे होगी, ये सारी चीज़। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नगर का जो विन्यास था वो मुख्यतः 2 स्तर का था। एक तो था आपका पश्चिमी भाग और एक था आपका पूर्वी भाग। और यह प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में पश्चिमी भाग किसको दर्शाता है या पूर्वी भाग। तो देखिए पश्चिमी भाग था शासक वर्ग जहाँ पे लोग रहते थे, यानी गढ़ी या उसको दुर्ग कहा जाता था, या दूसरी भाषा में उसे किला कहा जाता था। और आज आप जितने भी टूरिस्ट स्थल पे जाते होंगे, चाहे वो राजस्थान में जाइए, चाहे उत्तराखंड जाइए, चाहे गुजरात जाइए, चाहे यूपी आइए, आप देखोगे जितने भी किले हैं सामान्यतः ऊंचाई पर बने हुए हैं। ओके, आप जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में भी जाओगे देख लेंगे तो जितने भी ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ पे किले बने, और किले पे क्या होता, राजा रहता था या उसके ब्यूरोक्रेट्स रहते थे, उसके संपन्न परिवार के लोग रहते थे। और आम पब्लिक, ग्रामीण बस्ती या सामाजिक लोग या व्यापारी लोग कहाँ रहते थे, निचले शहर में रहते थे जहाँ पे आम पब्लिक रहती है। इसीलिए आप देखोगे आज भी शहर के केंद्र में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती है वहाँ डीएम रहता है, वहाँ मुख्यमंत्री आवास होता है, वहाँ विधायकों के आवास होते हैं, और आम पब्लिक खेतों खलिहानों में पड़ी है, उससे क्या मतलब है। तो शहरों से दूर हट के रहती है। तो इसीलिए पूर्वी भाग को निचला शहर कहा जाता है जहाँ सामान्य जनता रहती है, और पश्चिमी भाग गढ़ी या दुर्ग में रहती है जो कि शासक वर्ग रहते हैं।
आप लोग अपना कमेंट बॉक्स से रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, स्पेशली हड़प्पा सभ्यता की, और जहाँ पे आपने कुछ नए नए पॉइंट सीखे या नहीं सीखे, और अगर सीखे तो कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहा। और आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और भी दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, स्टडी ग्रुप होते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग के पास भी ये चैनल पहुँचे और इसको आगे ले चलिए, इस चैनल को। चलिए, अब एक और प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में मौजूद थे। अब यहाँ पर एक और प्रश्न, देखिए वो सारे प्रश्न यहाँ रखे गए हैं जो आरओ या यूपी पीसीएस, इवन कि यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न बनते तो आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा। ऑप्शन है गांव जो कि कृषि प्रमुखता थी, नगर जो कि गैर कृषि से जुड़ी थी, महानगर या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे तुरंत नगर और कहोगे नगरीकृत सभ्यता पड़ी, तो हमने टिक लगा दिया इसको नगरीकृत। यहीं पर आप गलत हो जाओगे। हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत थी, लेकिन पूरी तरीके से नगरीकृत थी ये जरूरी नहीं था। बस इसमें नगर के कुछ प्रमाण देखने को मिले, जैसे दुर्ग के रूप में नगरों का विस्तार हुआ, जलाशय की व्यवस्था देखने को मिली, स्वच्छता की व्यवस्था देखने को मिली, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था देखने को मिली। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से हड़प्पा सभ्यता नगरी थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक था और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर आपके यूपी के मेरठ तक था। इतने बड़े क्षेत्र में पूरा का पूरा नगर बन जाना अपने आप में एक अवश्यम भावी बात हो जाएगी, या यूँ कहें कि उस समय के हिसाब से इतना कह नहीं सकते कि पूरा का पूरा नगर हो जाता। तो मैक्सिमम एरिया गांव का था। कुछ जगह जो सेंटर में थे जैसे हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, ये जो सेंटर वाले जगह थे यहाँ पर नगरी की व्यवस्था देखने को मिली है। इसलिए स्नानागार, अन्नागार, ये सारी जो व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो में या तो हड़प्पा में देखने को मिली, रोपड़ में देख लो, लोथल में देख लो। लेकिन पूरी हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत थी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाण इसके नगरीकृत मिलते हैं। तो मैक्सिमम वहाँ पे क्या थे सर्वाधिक संख्या में? गांव थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे वो प्रश्न भी मैं आपको करा रहा हूँ जहाँ से आप गलत कर सकते हो, इसीलिए वो गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। आइए पढ़ते हैं इसको। नगर निर्माण योजना, यानी अगर किसी नगर को डेवलप कर रही है कोई सरकार, तो आज वो क्या करती है, उसमें एक क्या करती है, समकोण पे सड़क को काटती है कि भाई कुछ इस तरीके से हम चौराहा डेवलप करेंगे, कुछ सेक्टर जो है कि इधर रहेंगे इस कॉलोनी में, और कुछ सेक्टर ऐसे रहेंगे, कुछ लोग ऐसे रहेंगे कॉलोनी में, कुछ ऐसे रहेंगे, और ये आपकी मेन रोड चलती रहेगी, ये वाली होता ना। तो इस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है। फिर कहाँ पे सीवर की व्यवस्था होगी, कहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था होगी, कहाँ से ट्रांसपोर्ट आएगा, कहाँ बिजली की व्यवस्था होगी, इस तरीके से नगर का निर्माण किया जाता है। तो सामान्यतः इसका जो विभाजन था हड़प्पा सभ्यता में, एक तो पूर्वी था और एक पश्चिमी भाग था। पूर्वी भाग में हमारी सामान्य जनता रहती है और पश्चिमी भाग में आज के मुख्यमंत्री, डीएम, विधायक, बड़े लोग, ये लोग गढ़ी या दुर्ग यानी कि सुरक्षा दीवार से जो घिरा रहता था, किले की तरह रहता था। लेकिन धौलावीरा इसका एक अपवाद है जहाँ पे 3 स्तर का मिलता है, और यही प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे 3 स्तर देखने को मिलते हैं नगर विभाजन के। इसमें पूर्वी और पश्चिमी तो देखने को मिलते ही थे, साथ में दक्षिणी भी मिलता है। तो याद रखना, एकमात्र धौलावीरा था जहाँ पे दक्षिणी भी देखने को मिलेगा आपको। आगे देख लेते हैं। सड़कें प्रायः कच्ची तो थीं, किंतु पक्की सड़क के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले। अब मैंने आपसे क्या कहा कि अभी मैंने जो प्रश्न कराया कि हड़प्पा में पूरी की पूरी सभ्यता, इतना बड़ा क्षेत्र पूरा नगरीकृत नहीं था। मुख्य रूप से रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे नगरीकृत थे। और उसका प्रूफ क्या है कि पक्की सड़कें मुख्य रूप से जो नगर की पहचान होती है, पक्की सड़कें मोहनजोदड़ो में देखने को मिली। लेकिन मुख्य रूप से क्या थी? प्रायः कच्ची सड़कें थी। आपके राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, चन्हूदड़ो हो गया, रोपड़ हो गया, या आपका जो है कि आलमगीरपुर क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में कच्ची सड़कें थी। और साथ क्यों कच्ची सड़कें थी? क्योंकि यही तो गांव की ओर जोड़ रही थी। अभी मैंने प्रश्न कराया कि हड़प्पा मुख्य रूप से क्या थे, यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में गांव थे और सर्वाधिक संख्या में कृषक प्रजातियां थी जो किसानों के रूप में काम कर रही थी। लेकिन कहीं कहीं पे नगरीकृत व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, पक्की सड़कें भी हैं, और जल निकास की व्यवस्था भी उत्तम थी, नालियां ढकी हुई थीं, और साथ ही साथ जो दलान वाले स्थान पर सीढ़ीदार नालियां जिससे पानी का वेग कम हो सके। ये जो ढलान वाला क्षेत्र होता है, जैसे आप देखोगे कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखो, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ अगर ऊपर से पानी गिरेगा तो इतनी तेज़ी से पानी गिरता है कि आने वाले रास्ते में जो पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े पत्थर पर्वत, उनको भी वो बहा ले जाते हैं, और जिससे दुर्घटना हो जाती है, नीचे लोगों को खतरा पैदा हो जाता है।
तो इस चीज़ को भी कम करने के लिए कि पानी का वेग इतना तेज ना हो कि पानी नुकसान कर जाए, किसी को बहा ले जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, सीढ़ी बना दी, कुछ इस तरीके की सीढ़ी बना दी। ठीक है, इस तरीके की सीढ़ी बना दी। अब यहाँ से जो पानी गिरेगा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक मान लो पानी इस तरीके से गिरे सीधे सीधे तो बहुत तेजी से प्रेशर होगा और ये नुकसान करेगा। तो इसीलिए ढलान वाले स्थानों पर सीढ़ीदार नालियाँ बनाई गई हैं। और मकान का जो गेट था वो सड़क की ओर न खुलकर बल्कि पीछे की ओर ओपन होता था। आज यही ट्रेंड है कि हम लोग क्या करते हैं, सड़क की ओर जो है कि गेट खोलते हैं ताकि हमारी जो है कि कनेक्टिविटी बन जाए। लेकिन आप गांव में देखोगे, शहरों में देखोगे, जिनके घर सड़क की ओर खुल रहे हैं और अगर वो सड़क के ओर गाड़ी वगैरह चले, ट्रांसपोर्ट चले, तो अक्सर दुर्घटना हो जाती है कि कोई छोटा बच्चा घर से अचानक बाहर निकला और गाड़ी वाले के ब्रेक नहीं लगे और वो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। या कोई बुजुर्ग महिला निकली या परिवार का कोई भी सदस्य सड़क पर अचानक से निकलता है और उधर से आती हुई गाड़ी को नहीं देख पाता, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो हड़प्पा वासियों ने इस चीज़ को भी सुदृढ़ किया। उन्होंने क्या किया, बोला हम गेट आगे की ओर नहीं पीछे की ओर खोलेंगे, जिससे हमारी दुर्घटना भी नहीं होगी और जो सड़क पर गाड़ियों के द्वारा जो धूल गंदगी उड़ती है वो हमारे घरों में भी नहीं प्रवेश करेगी। तो आप देखोगे कि स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों का यहाँ पे ध्यान रखा गया, दुर्घटना भी नहीं होगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो ये भी हमारे लिए एक देखने को मिलता है। मकान पक्की ईंटों से निर्मित थे। कालीबंगा से हमें कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से मकान यहाँ पक्की ईंटों के देखने को मिले। चूने गारे से ईंटों की जुड़ाई होती थी। हम लोग आज किससे जोड़ते हैं ईंटों को, सीमेंट और बालू से जोड़ते हैं। वो लोग किससे जोड़ते थे, चूने और गारे से। ठीक है, यानी चूने में जो है कि पानी वगैरह मिला के थोड़ा मलबा बनाया और उसी से जो है कि ईंटों को जोड़ दिया गया। लेकिन अलंकरण पर कोई विशेष बल नहीं दिया गया। भवन निर्माण में जैसे आज हम भवन बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो आप देखोगे जो लॉबी होती है या जो है कि कॉरिडोर होता है या आप जो है कि बालकनी कहते हो, तो वहाँ पे बहुत डिज़ाइनदार पिलर हो जाते हैं, बहुत छत की नक्काशी कर दी जाती है। आज हम लोग घरों को बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं कि फ्रंट लुक तो अच्छा रहे, कम से कम भाई फ्रंट अच्छा रहे, इंटीरियर तो हम अच्छा कर ही लेंगे। लेकिन इन लोगों ने, हड़प्पा वासियों ने अपने भवन निर्माण पर अलंकरण की कोई खास विशेषता नहीं की। और कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं एक प्रमाण के रूप में आप देखेंगे। तो अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो आइए अब हम विस्तार को देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो इन टॉपिक को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँ, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, आप रटेंगे चीज़ों को। आप 2 बार 3 बार क्लास को देख लेंगे, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से रट लेंगे। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब आप मेंस में आओगे तो वहाँ फंस जाओगे, क्योंकि क्या होगा वहाँ आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा कि आपने टॉपिक को कितना समझा है, उससे क्या सीखा। तो वहाँ पे जो मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे तो वो थोड़ा लेवल जब उसका स्टैंडर्ड होगा, तो अगर आप अभी उसे अच्छे से नहीं समझोगे, अगर मैं समझा रहा हूँ और आप अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर वो दिक्कत होगी। इसीलिए मैं टॉपिक को बहुत पेशेंस के साथ, बहुत आराम से लेकर चल रहा हूँ। और एक और अपडेट दे दूँ कि कल से जो है कि आपकी ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो जाएगी, NCERT क्लास 6। मैंने आपको टेलीग्राम पे एक सर्वे के तौर पे मैसेज किया, तो काफ़ी लोगों का मुझे प्यार मिला, काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला कि सर आप टेलीग्राम पे जो मैंने किया था सर्वे कि आप NCERT को शुरू करिए। और NCERT देखिए UPPCS और UPSC दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं एक नए स्टैंडर्ड, नए तरीके से आपको समझाऊंगा, पैराग्राफ पढ़ के उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे उसके क्वेश्चन होंगे और NCERT से जब कोई प्रश्न बनता है तो क्या उसके उत्तर होने चाहिए। तो ज्योग्राफी की NCERT भी हम लोग शुरू करेंगे कल से, और सबसे पहले हम ज्योग्राफी लेंगे क्लास 6 की। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कल आपको इसकी क्लास मिलेगी तो उसे मिस मत करना, आप लोग जरूर उसे देख लीजिएगा। चलिए अब बात करेंगे भौगोलिक विस्तार की। तो देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में एक मैप आता है जिसको आप लोग सामान्यतः रट चुके होते हैं कि भाई उत्तर में इसका विकास मांडा तक था, कश्मीर में, और दक्षिण में इसका विकास दहमाबाद महाराष्ट्र तक था। और अगर हम बात करेंगे पूरब में तो मेरठ के UP आलमगीरपुर तक था, और पाकिस्तान में सुतकांगे डोर तक था। बात करते हैं सुतकांगे डोर की, तो ये दास्क नदी पर आधारित था, मतलब दास्क नदी के तट पर था। दहमाबाद की बात करेंगे तो गोदावरी नदी पर था। अगर हम आलमगीरपुर बात करेंगे तो ये हिंडन नदी पर था। लेकिन मांडा, अब आपको बताना है कि मांडा किस नदी पर था, क्योंकि पूरी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी, तभी तो वहाँ पे जल निकास की व्यवस्था देखने को मिल रही है, कृषि की व्यवस्था देखने को मिल रही है, जल संरक्षण की व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो मांडा भी किसी न किसी नदी के किनारे रहा होगा। तो ये आपको उत्तर देना है कि कौन सी नदी के तट पर था। तो ये तो थे आपके बाहरी क्षेत्र, लेकिन इसके अंदर जो है कि पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता ऐसे करके डेवलप हुई थी। इस पूरे अंदर में ही कुछ नगरीकृत क्षेत्र थे और कुछ जो है कि ग्रामीण क्षेत्र थे।
ये तो इसका आउटर लाइन हो गया कि इसके बाहर ये सभ्यता डेवलप नहीं थी, बस इतने ही एरिया में थी। तो ये भी कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। आप देखेंगे पश्चिम से पूरब लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर है। और आज हमारा भारत कितना किलोमीटर है? 2933, और लगभग जो है कि 3200 किलोमीटर के आसपास उत्तर दक्षिण है। मेरे को एक्यूरेट डेटा याद नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि लगभग अगर मैं कहूँ कि उत्तर से दक्षिण 3000 किलोमीटर है, तो 1/3 हिस्सा तो जो है कि हमारी हड़प्पा सभ्यता डेवलप थी ही, है ना। और अगर आप करोगे 3000 मतलब 2933 पश्चिम से पूरब, तो उसका आधा हिस्सा तो जो है कि हड़प्पा सभ्यता में आपको दिख ही रहा है। तो छोटी मोटी डेवलप नहीं थी, यानी भारत का आधा हिस्सा कह सकते हो आप कि इतनी बड़ी वो सभ्यता थी। और वो पूरी सभ्यता नगरीकृत कैसे हो सकती है भाई? ग्रामीण सभ्यता तो रहेगी, लेकिन उसमें कुछ प्रमाण या कुछ तथ्य हमें नगरीय मिले थे, इसीलिए हमने उसको नगरीय सभ्यता के रूप में कहा। अब कुछ जगह है जिसको याद रख लेना, आपको फैक्चुअल रूप में प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेंस में तो नहीं, प्रीलिम्स में। तो मुंडीगक या सोतुघई, तो ये कहाँ मिलता है आपको? अफगानिस्तान में। कालीबंगा क्षेत्र कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। हालांकि राजस्थान में और भी है, लेकिन कालीबंगा कई बार चर्चा में रहता है, इसलिए जो है कि राजस्थान। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी और कोट दीजी, ये जो है कि आपके सिंध में है। पूर्वी पंजाब में स्पेशली रोपड़, बारा और संघोल, ये आपके पंजाब में आते हैं। और पश्चिमी पंजाब जिसमें हड़प्पा आता है, तो हड़प्पा, रोपड़, बारा, संघोल, ये सारे के सारे पंजाब में आते हैं। अच्छा, पश्चिमी पंजाब का मतलब क्या हो गया? आज का पाकिस्तान। और पूर्वी पंजाब का मतलब क्या हो गया? जो आज का इंडिया वाला क्षेत्र है। इसलिए रोपड़ हमारे भारत में देखने को मिलता है, हड़प्पा हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। आलमगीरपुर और हुलास, हुलास की बात करेंगे तो ये हमारे सहारनपुर में है। कहाँ पे है हुलास? सहारनपुर में है। और आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पे, तो ये यूपी हो गया। वहीं कच्छ की बात करेंगे, देसलपुर, धौलीवीरा, सुरकोतला, काठियावाड़, रंगपुर और लोथल, ये सभी क्षेत्र आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। और जिसमें इंपॉर्टेंट है धौलावीरा और सुरकोटला, क्योंकि ये दोनों नाम तो याद होते हैं लेकिन जगह अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो ये याद रख लेना, गुजरात में है। और बनवाली और मित्थातल, ये दोनों जो है कि आपके हरियाणा में है। हालांकि और भी हैं, बनवाली के अलावा भी हैं, लेकिन ये यहाँ पे हरियाणा में ये मुख्य मुख्य जगह हैं। तो ये आपने आज इसको देखा। अब हम बात करेंगे इसके आगे पॉइंट पे, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो आइए अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और जो है कि धार्मिक हर परिस्थिति को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक स्थिति क्या थी, राजा कौन रहेगा, समाज का संचालन कौन करेगा, कौन से नियम होंगे, इसके बारे में क्या बातें थी, तो इसके बारे में बस यही बात थी कि ये केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। कैसी थी? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, अर्थात यहाँ पे शासन की सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक प्रशासन के हाथ में थी, और वो शासन संचालन कौन करता था? वणिक वर्ग करता था। और ये आज भी आप देखोगे दुनिया का कोई भी देश, अगर जहाँ पे कोई पूंजीपति या कोई बड़ा व्यापारी है, वही प्रशासन को पीछे या बैक का स्तर से, या कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से वही संचालित कर रहा है। और यहाँ भी जो वणिक वर्ग था वो व्यापारी वर्ग है, जो पूरी सभ्यता को जो है कि संचालित कर रहा है। और हम कैसे कह सकते हैं केंद्र की शासन व्यवस्था थी? क्योंकि यहाँ पे जो माप तौल की जो पद्धति थी एवं नगर निर्माण की इकाई एक रूपता देखने को मिलती थी। यानी कि केंद्र के द्वारा ये कहा जाता था कि जो माप तौल की इकाई होगी और जो नगर निर्माण योजना होगी वो पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता में एक जैसी होगी, अलग अलग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि सेंटर से ही जो ऑर्डर मिला है आपको केंद्रीय की शासन व्यवस्था से, आपको उसी का पालन करना पड़ेगा। दूसरा बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैरेक्टर करेगा, आर्थिक। और यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न हर बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात करेंगे आर्थिक स्तर। पहले हम कृषि की बात कर लें, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर एक प्रश्न में बताया भी कि हड़प्पा में सर्वाधिक संख्या में लोग क्या थे? गाँव में रहने वाले थे, कृषक थे। नगरी की सभ्यता कम थी, प्रमाण जरूर मिलते हैं। तो निर्वाह मूलक कृषि, निर्वाह मूलक कृषि का मतलब क्या था? कि कुछ ऐसे भोजन का उत्पादन किया जाता था जिससे अपना पेट भरा जा सके, अपना पालन पोषण किया सके, जीवन का निर्वाह किया जा सके। और साथ ही साथ अधिशेष कृषि भी हुआ करती थी, यानी उस कृषि का जो है कि मूल्य हुआ करता था जिसको हम बेच के पैसे कमा सकते थे। अधिशेष कब होगा? जब आप अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं किसान के द्वारा, तो जो बचा हुआ अनाज होता है उसे मंडी में या दुकानों पे या सरकारी कोटे में बेच दिया जाता है और कुछ पैसे प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो यानी यहाँ पर अधिशेष कृषि भी थी। और इसका प्रमाण क्या है? कि आपको अन्नागार देखने को मिलेगा, यानी जो अनाज बच जाता था उसको अन्नागार में हम लोग स्टोर कर लेते थे। आज हम लोग कई जगह कोठार भी कहते हैं, कहीं ड्रम कहते हैं, कहीं बड़े बड़े जो है कि जो आप देखोगे टीन के बने होते हैं डब्बे टाइप के बड़े बड़े, जिसमें 2-2, 3-3 क्विंटल अनाज हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं समय के लिए, तो उसी को हम लोग कोठार भी कहते हैं। उसी टाइप का ये अन्नागार भी देखने को मिलता है।
वहीं कृषि में फसलें भी थी और सिंचाई के साधन भी थे। लेकिन सिंचाई के साधन दो तरीके के थे। एक तो थे वर्षाधीन, यानी एक तो वर्षा पे आधारित थे कि जहाँ पे वर्षा होगी वहाँ के क्षेत्रों में जो है कि हमारा किसान खेती कर लेगा। जैसे आज का जो पंजाब है जो नहरों पे आधारित है, तो उस समय पे भी क्या था, पंजाब में कोई बहुत अच्छी बारिश तो नहीं हो रही होगी, तो इसीलिए वो क्षेत्र वर्षाधीन नहीं था। लेकिन आपका गुजरात का देख लो, महाराष्ट्र का देख लो, पश्चिमी तट का क्षेत्र जहाँ पे बारिश अच्छी होती थी तो वर्षा पे आधारित खेती होती थी। वहीं कुछ कृत्रिम साधन भी थे, जैसे नहर, कुएं, तालाब, इनसे भी खेती की जाती थी। तो कहने का मतलब है कि नहरों और कुओं, तालाब का विकास आज से नहीं, हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही देखने को हमें मिलता है। यह हो गया पहला। दूसरा, अगर हम समझेंगे इसी में कृषि को के बाद पशुपालन को समझते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति में पशुपालन को। तो पशुपालन का क्या था कि पशुओं के नाम यहाँ पर देखने को मिले, जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब भी हमें जानवर यहाँ पर देखने को मिले हैं। हमें पशुपालन में क्या देखने को मिले, हमें पशुपालन में जानवर भी हमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार के, जो कि खेती किसानी में काम आते हैं। भाई गाय के गोबर से जो है कि आप क्या कर सकते हो, खाद बना सकते हो। उस समय तो पेस्टिसाइड है, केमिकल तो था नहीं कुछ भी है कि रासायनिक खाद हम डाल के फसलों को सही कर लें। तो गाय हो गया, बैल, भैंस, भेड़, और भेड़ से दूध भी प्राप्त हो जाता था, बकरी से भी दूध प्राप्त होता था। तो यहाँ पे इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा, कृषि कार्य के लिए इंपॉर्टेंट थे। बैल के द्वारा खेती की जाती थी। गाय और भैंस के गोबर से क्या होता था, उनके मल अपशिष्ट से खाद बनाई जाती थी, जिससे उस फसल का उत्पादन हो सके अच्छा। वहीं इनसे खाद्य आवश्यकता की पूर्ति भी देखने को मिलती। गाय और भैंस से दूध की प्राप्ति होती है, भेड़ और बकरी से भी दूध की प्राप्ति हो जाती थी। और जो भेड़ अच्छी हुआ करती थी उनसे जो है कि ऊन वगैरह भी प्राप्त हो जाती थी। यातायात परिवहन के लिए भी कभी कभी बैल की ही गाड़ी बना दी, बैलगाड़ी, और उस पर जो है कि कोई सामान बेचने चले गए, अपना गेहूं अनाज बेच रहे हैं, यातायात का काम कर रहे हैं। वहीं विभिन्न सामग्रियों का निर्माण भी कर रहे हैं, और मनोरंजन के लिए भी कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखोगे हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि यहाँ पे पक्षियों के युद्ध कराए जाते थे, पक्षियों में लड़ाई कराई जाती थी, जानवरों में लड़ाई करा के आपस में क्या होता था कि एक मनोरंजन किया जाता था। जैसे आप जल्लीकट्टू को देख लो, तमिलनाडु का बहुत ही फेमस जो है कि त्यौहार है जल्लीकट्टू, जिसमें एक बैल यानी कि सांड जिसे हम कहेंगे, उसके माध्यम से जो है कि एक योद्धा उसके साथ कर्तव्य करता है। और भी आप देखोगे भारत में बहुत सारी ऐसी परंपराएं जहां जानवरों के साथ खेल खेले जाते हैं। तो ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, पूछा जाता है कि क्या ये लोग घोड़े से परिचित थे, तो हम कहेंगे नहीं, ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोतदा गुजरात से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। अब ये क्लियर नहीं है कि ये घोड़े के साक्ष्य ने पहले से ही वहाँ पे थे या जो है कि इनके बाद थे, लेकिन ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। इनके जानवरों में घोड़े जैसे जानवर की कोई उपयोगिता हमें देखने को नहीं मिलती है। बात करेंगे शिल्प उद्योग की, तो बिल्कुल शिल्प उद्योग यानी कि जो कि गैर कृषि कर्म थे, यानी कि जो खेती किसानी से अलग हट के जो व्यापारिक गतिविधियां थी। जैसे ईंट का निर्माण होता था, तभी तो हमें कच्ची ईंट और पक्की ईंट के प्रमाण मिले। कालीबंगा से हमें जो है कि कच्ची ईंट मिलती है, तो वहीं मोहनजोदड़ो से हमें पक्की ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। वस्त्र का निर्माण, जी हाँ बिल्कुल, वस्त्र के निर्माण में एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वो कपास से परिचित थे, तो हम कहेंगे बिल्कुल वो लोग कपास से परिचित थे, और कपास के परिचित होने की वजह से सूती वस्त्र का भी निर्माण करते थे। हाथी दांत की सामग्री बनाते थे। मृदभांड उद्योग यानी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। धातु का भी उद्योग, धातु में भी स्पेशली सोना, चांदी, टिन वगैरह इनका भी प्रयोग किया जाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की, तो हम व्यापार और वाणिज्य को समझते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, बस थोड़ी देर और क्लास होगी, 5 से 7 मिनट, आपका ये पूरा टॉपिक। देखिए मैं बहुत जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आप लोगों को पढ़ना है बहुत बेहतर तरीके से टॉपर्स की कॉपी को, तो बहुत आराम आराम से समझ के चलना है। एक ही 2 पेज 3 पेज में आप देखोगे एक एक टॉपिक मेरा खत्म हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता 4 पेज में खत्म, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन वादा कर रहा हूँ कि पूरी किताब का निचोड़ इसमें रखा हुआ है। पूरी किताब आप पढ़ लो, उसका पूरा निचोड़ इसी में मिलेगा, आपको अलग से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें व्यापार की बात करेंगे, तो व्यापार वाणिज्य में क्या हो रहा था कि आयात और निर्यात भी हो रहा था। आयात किसका करते थे, सोना चांदी टिन का आयात करते थे, और निर्यात किसका करते थे, वस्त्र का, जो वस्त्र बनाते थे। लकड़ी की कोई सामग्री बनाई, हाथी दांत की सामग्री, बहुमूल्य पत्थर की माला बना के निर्यात भी करते थे। वहीं यातायात के साधन क्या थे, तो बैलगाड़ी मैंने ऊपर ही बताया, और जो समुद्र से ये लोग परिचित थे इसलिए नाव और जहाज भी बनाते थे, क्योंकि लोथल इनका एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से गोदीबाड़ा इनकी डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं, यानी बंदरगाह था यहाँ पे, जहाँ पे जहाज़ों को ये लोग खड़ा करते थे, नाव को यहाँ पे टिकाते थे, और इसी से पानी के माध्यम से व्यापार भी करने जाते थे फारस की खाड़ी में, ईरान वगैरह, मेसोपोटामिया सभ्यता से।
वहीं मापतौल की प्रणाली भी थी, जिसमें मोहनजोदड़ो से हमें तराजू मिला है, लोथल से हाथी दांत के एक स्केल मिले हैं, यानी कि बाट मिले हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं मापतौल के लिए यूज करते थे। विनिमय के साधन दो तरीके से थे। अगर आप वस्तु विनिमय कर रहे हो, गेहूं के बदले चावल ले लो, चावल के बदले सरसों ले लो, सरसों के बदले चना ले लो, चने के बदले सब्जी ले लो, तो ये होता था वस्तु विनिमय। तो गांव में तो वस्तु विनिमय ही होता था, लेकिन जो नगरीकृत सभ्यता थी, हड़प्पा में, रोपण में, लोथल में और आपका मोहनजोदड़ो में, इन जगहों पे मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। मुद्रा के बदले जो है कि सामान लिया जाता था। और आज भी आप देखोगे भारत के बहुत पिछड़े एरिया में, जो बहुत पिछड़ा गांव होगा वहाँ पे, या आप अपने बचपन को ही देख लो, आप अपने 15 से 20 साल पुराने समय को देखो, जब आप अपने गांव में जाते थे तो वहाँ पे आप लोग गेहूं या चावल के बदले सामान खरीद लेते थे। कोई खाने की चीज़ आती थी गांव में तो वो खरीद लेते थे। तो ये सब क्या है, इसके प्रमाण है कि वस्तु विनिमय सामान्यतः गाँव में होता था और मुद्रा का प्रयोग शहरों में होता था। व्यापारिक संतुलन भी देखने को मिलता था, सदैव भारत के पक्ष में था, यानी हड़प्पा वासियों के पक्ष में ही रहा है, अर्थात हड़प्पा वासियों के पक्ष में था। नगरीकरण की बात करेंगे तो राजधानी के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में, उत्पादन एवं व्यापार केंद्र के रूप में, बंदरगाही नगर के रूप में, सैन्य छावनी के रूप में, तो इन सभी चीज़ों के रूप में नगरीकरण का विकास भी हो रहा था। यानी बंदरगाही नगर कौन सा था, लोथल, तो मैंने बताया ना कि लोथल नगर के रूप में था। राजधानी के रूप में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को डेवलप किया जा रहा था। उत्पादन और व्यापार के लिए भी लोथल और मोहनजोदड़ो ही सबसे इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरीके से नगरीकरण के भी हमें यहाँ पे प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो ये तो था आपका आज का लेक्चर हड़प्पा का, और कल के लेक्चर में आपका हड़प्पा खत्म हो जाएगा। तो सोचिए 2 लेक्चर, यानी लगभग 1 घंटा, आज का आधा घंटा, कल का आधा घंटा, 1 घंटे में आपको हड़प्पा का वो निचोड़ मिला है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। आप सारी किताबें पढ़ लीजिए, उन सभी के निचोड़ को मैंने यहाँ पे रखा है। तो आप ये समझिए कि अगर आपने ये लेक्चर सब देख लिए जो टॉपर्स कॉपी के हैं, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल मिलेंगे आपसे ज्योग्राफी क्लास 6 में एनसीईआरटी की किताब से। तो मिलते हैं, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक्स।